हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार एसएससी में पूछे गए प्रीवियस पेपर पॉलिटी का पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न बोला गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है आर्टिकल 51। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है संघ सूची के संदर्भ में, राज्य सूची के संदर्भ में, समवर्ती सूची के संदर्भ में। तो हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार राज्यों को तीनों सूची में निर्देश जारी कर सकता है, वो चाहे संघ सूची हो या राज्य सूची हो या समवर्ती सूची हो, ये तीनों में जारी कर सकता है। अगर हम संघ सूची का बात करते हैं तो अनुसूची 7 में शक्ति का विभाजन दिया गया है। अनुसूची 7 में शक्ति का विभाजन दिया गया है। शक्ति का विभाजन दिया गया है, जिसमें पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। अगर संघ सूची का बात करते हैं तो संघ सूची में विषय है 100 और राज्य सूची में विषय है 61 और समवर्ती सूची में विषय है 52। समवर्ती सूची में विषय कितना है? 52। संघ सूची का जो भी विषय है उस पर जो भी कानून बनाती है वो केंद्र सरकार या संसद बनाती है। राज्य सूची में राज्य सरकार बनाती है और समवर्ती सूची में दोनों बनाती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बनाती है। तो यहाँ हो जाएगा आंसर कि संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची में निर्देश जारी कर सकती है, तो तीनों में जारी कर सकती है, तीनों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है। तो भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं कौन? तो वो राष्ट्रपति बुलाते हैं और इसमें अनुच्छेद उपयोग करते हैं 108। तो अनुच्छेद 108 हुआ और बुलाते कौन है? राष्ट्रपति। बुलाते कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी। उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? तो उड़ीसा की पूर्व राजधानी की अगर बात करते हैं तो उड़ीसा की पूर्व राजधानी कटक थी, लेकिन वर्तमान में भुवनेश्वर है। वर्तमान में उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो भुवनेश्वर है। वर्तमान में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, लेकिन पूर्व में क्या था? तो कटक था। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि उपराष्ट्रपति किस सदन के पदेन सभापति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति किस सदन के? तो वो होते हैं राज्यसभा के। किसके होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। हम बात करते हैं लोकसभा के, तो लोकसभा के कार्यकाल का बात करिएगा तो लोकसभा के कार्यकाल जो होता है वो होता है 5 ईयर, 5 वर्ष होता है। तो 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा भंग हो सकता है, लेकिन वही राज्यसभा, तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल इसमें होता है 6 वर्ष। लेकिन इससे है जो राज्यसभा भंग नहीं होता, ये एक अस्थाई सदन है। ये क्या है? अस्थाई सदन है और ये एक अस्थाई सदन है। मतलब 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा भंग हो सकता है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होता, ये एक अस्थाई सदन है। लेकिन इसके सदस्य जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि भारत के राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। भारत के कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, मतलब इनके विपक्ष में कोई नहीं खड़ी हुआ था, तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। ये निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अगर हम बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कार्यकाल था इनको 1950 से 1962 तक, और ये 1962 तक ये 12 साल सेवा दिए थे राष्ट्रपति के पद पर।
अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष भी रह चुके थे। झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे, झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आए थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ जेबी कृपलानी और अनुग्रह जयप्रकाश नारायण भी साथ में आए थे 1917 में। महात्मा गांधी को बुलाए थे कौन? तो बुलाने वाले थे राजकुमार शुक्ला बुलाए थे। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान कौन करता है? तो ये बिक्री कर से होता है। राज्य सरकार को सबसे अधिक जो राजस्व प्रदान होता है वो बिक्री कर से मिलता है। किससे मिलता है? तो बिक्री कर से मिलता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए थे? हम बात करते हैं भारत के संविधान में, तो भारत के संविधान में अमेरिका से न्यायिक समीक्षा भी लाया गया था, मौलिक अधिकार भी लाया गया था, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद को हटाने की भी प्रक्रिया अमेरिका से ही लाया गया था। तो हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर होगा जो इनमें से सभी होगा। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। अगर हम मौलिक अधिकार का बात करते हैं तो मौलिक अधिकार जो हमारा दिया हुआ है वो भाग 3 में दिया हुआ है। तो अगर आर्टिकल का बात करिएगा तो आर्टिकल 12 से 35 तक है। 12 से 35 तक आर्टिकल है मौलिक अधिकार का। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठन करने का निर्देश जारी करता है? तो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठन बनाने का जो निर्देश जारी करता है वो आर्टिकल नंबर है तो 40। कौन सा आर्टिकल है? तो 40 है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगर हम पंचायत का बात करते हैं तो ग्राम पंचायत पंचायती राज समिति जो आया था वो त्रिस्तरीय पंचायत लेके आए थे बलवंत राय मेहता। कब? तो 1957 में। और 1977 में अशोक मेहता समिति आया था। अशोक मेहता समिति ये दिए थे त्रिस्तरीय पंचायत और ये दिए थे द्विस्तरीय। अशोक दिए थे द्विस्तरीय पंचायत और बलवंत राय मेहता दिए थे त्रिस्तरीय पंचायत दिए थे। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि भारत के संविधान में कितने भाषाओं का मान्यता दी गई है? हम बात करते हैं भारत के संविधान में कितने भाषाओं का मान्यता दिया गया है, तो अभी मान्यता दिया गया है 22। अगर वर्तमान में बात करिएगा तो 22, लेकिन मूल संविधान का अगर बात करिएगा तो मूल संविधान में भाषा कितना था? तो 14, लेकिन बाद में 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। अब देखिएगा कि 8 भाषा कौन कौन है। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 71वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। फिर हुआ था 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 8 भाषाएं बाद में जुड़ा और अभी वर्तमान में संविधान में 22 भाषाएं हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि भारत के उपराष्ट्रपति किसके पदेन सभापति होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। लोकसभा का हम बताएं कि लोकसभा PM
और इनकी मिनिमम एज कितना होना चाहिए प्रधानमंत्री का बनने का, तो 25 साल होना चाहिए। राज्यसभा में होते हैं तो उपराष्ट्रपति का अगर बात करिएगा तो उपराष्ट्रपति का एज कितना होना चाहिए, तो मिनिमम 35 वर्ष होना चाहिए। यही एज राष्ट्रपति को भी मिनिमम एज कितना है, तो 35 वर्ष है। राज्यपाल का भी मिनिमम एज कितना है, तो 35 वर्ष है। लेकिन राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो 30 ईयर्स होना चाहिए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश का अगर बात करिएगा तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु होना चाहिए 65 वर्ष। 65 वर्ष सेवानिवृत्ति की आयु होना चाहिए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता है। तो लोकसभा के सदस्य को बनने के लिए मनोनीत किया जाता है एंग्लो भारतीय। कौन सा, तो एंग्लो भारतीय को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। कितने, तो 2 व्यक्तियों के, कितने व्यक्तियों को, तो 2 व्यक्तियों को नियुक्ति करते हैं। अगले प्रश्न में देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो ये उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। किनके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। गवर्नर बोला है कि गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान में किस प्रकार से आरक्षण प्रदान किया जाता है, तो जाति के आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता है। तो भारतीय संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता है। अगले प्रश्न देखिए। कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन लेते हैं। तो कोई विधेयक धन विधेयक होने के अंतिम जो निर्णय लेते हैं वो लेते हैं लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। कौन लेते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। धन विधेयक अगर हम बात करते हैं धन विधेयक का, तो धन विधेयक राज्यसभा में मात्र 14 दिन ही रुकता है। अगर 14 दिन के अंदर में जो संशोधन अगर करना है तो करिए, ना तो 14 दिन के बाद ये ऑटोमेटिक ही धन विधेयक पारित हो जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु होता है 25 वर्ष। अगर 30 वर्ष कहिएगा तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या उपराष्ट्रपति इनको एज होना चाहिए मिनिमम बनने के लिए कितना, तो 35 ईयर 35 साल होना चाहिए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा को हम बताएं कि ये एक अस्थायी सदन है। क्या है, अस्थायी सदन, कभी भंग नहीं होता है, ये कभी भंग नहीं होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो होता है संसद के द्वारा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करते हैं, तो संसद करते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करते हैं, तो संसद के द्वारा होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो हम बात करते हैं कि भाग लेता कौन है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है राज्यसभा भी भाग लेता है, लोकसभा भी भाग लेता है और विधानसभा भी भाग लेता है, लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेता है। और राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा और लोकसभा का निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा।
अगले प्रश्न में है कि राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थे। तो राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री जो थी वो थी नरगिस। कौन थी? तो नरगिस थी। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस। प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस थी। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है। तो हम बात करते हैं कि बच्चे को कारखाना में बलात् निषेध किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद है 24 में। अनुच्छेद कितने में है? तो 24 में है। हम बताते हैं कि ये दिया गया है किस में। तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार पढ़िएगा। शोषण के विरुद्ध का अधिकार पढ़िएगा। वो आर्टिकल 23 से 24 है। 23 से 24 है, जिसमें 23 बोला गया है कि बेगारी कराना या बलात् श्रम। एक होता है बलात् श्रम का मतलब होता है कि बरियरी काम करवाना, बरियरी या मतलब कि क्या उसको बोलते हैं, बरियरी कहिए ना, बरियरी कार्यक्रम कराना, बरियरी काम करवाना, वो भी क्या है। तो आर्टिकल नंबर 23 में दिया गया बेगारी कराइए या बरियरी काम नहीं करवाना है। अगर 24 का बात करते हैं तो 24 में बोला गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक काम नहीं करवाना है। खतरनाक काम नहीं करवाना है। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाना में हो खतरनाक काम नहीं करवाना है। ये आर्टिकल बोला गया है तो 24 में। तो अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न है कि भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था। तो भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया है। तो अंगीकृत किया था संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा। संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा अंगीकृत किया गया था। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है 74 नंबर में देखिएगा कि राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है। तो अगर राज्य का बात कर रहा है तो राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर राष्ट्रपति शासन लगता है। और राष्ट्रपति शासन का आर्टिकल दिया है 356 में। 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है। अगर हम आपातकाल का हम बात करते हैं कि आपातकाल का अगर हम बात करते हैं तो आपातकाल भी है 3 प्रकार से लगता है। आपातकाल कितने प्रकार से लगता है? तो 3 प्रकार से आपातकाल लगता है। आपातकाल तो आपातकाल देखिएगा तो आपातकाल भी 3 प्रकार से लगेगा। एक लगता है 352, एक बोलेंगे हम राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा हम बोलेंगे राष्ट्रपति शासन, और तीसरा बोलेंगे हम वित्तीय आपातकाल। क्या बोले? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 352, राष्ट्रपति शासन लगता है 356 और वित्तीय आपातकाल लगता है 360। तो बोला गया है संवैधानिक विफलता मतलब राज्य में संवैधानिक विफलता पर कौन सा आर्टिकल का लगता है, मतलब कौन सा प्रयोग करेंगे। तो अब प्रयोग करेंगे हम आर्टिकल 356। आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे? तो 356 356 आर्टिकल प्रयोग करेंगे। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अगर बात करिएगा तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि अगर राष्ट्रपति को नियुक्ति करना रहता है तो राष्ट्रपति का भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति करना रहता है तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगर त्यागपत्र राष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र देना है तो राष्ट्रपति त्यागपत्र देंगे किनको? तो उपराष्ट्रपति को देंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र देना है तो फिर राष्ट्रपति को देंगे। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि राज्यसभा
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होता है, जबकि लोकसभा में मनोनीत सदस्य 2 होता है, जो एंग्लो इंडियन कहते हैं। और राज्यसभा में कितना होता है? तो 12 को मनोनीत करते हैं कौन? तो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति का अगर गठन का बात करिएगा तो ये हुआ था 1956 में, जो दिए थे त्रिस्तरीय पंचायत दिए थे। त्रिस्तरीय पंचायत दिए थे कौन? तो बलवंत राय मेहता। लेकिन 1977 का अगर बात करिएगा तो 1977 में दिए थे अशोक मेहता, और अशोक मेहता दिए थे द्विस्तरीय दिए थे। अशोक मेहता 1977 में दिए थे और बलवंत राय मेहता दिए थे कब? तो 1956 में। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था? तो ये किए थे 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा अंगीकार किया था। तो कब किया था? तो 22 जुलाई 1947 को किए थे। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो चुने गए थे वो चुने गए थे बिहार से। और बिहार से कौन चुने गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम राजेंद्र प्रसाद का बात करिएगा तो 1950 से 1962 तक सेवा दिए थे। और देश रत्न की भी उपाधि इनको मिला था। देश रत्न की भी उपाधि मिला था किनको? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से याद रखिएगा तो झंडा समिति के भी अध्यक्ष रह चुके थे। कृषि और खदान को भी ये अध्यक्षता किए थे। तो इसी तरीक़ा से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से ही चुने गए थे जो प्रथम राष्ट्रपति थे। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया था? कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन स्थापित किया था? तो निश्चित प्रावधान के अनुपालन जो स्थापित किया था वो किए थे कौन? तो चुनाव आयोग ने किए थे। कौन किए थे? तो चुनाव आयोग ने किए थे। अगले प्रश्न देखिएगा 81 में बोला गया है कि 1946 में गठित अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो अभी ही पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग का मंत्री थे? तो वो थे खाद्यान्न और कृषि का मंत्री थे। किसका थे? तो खाद्य और कृषि का मंत्री थे। कब? 1946 में गठित अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो खाद्य और कृषि मंत्री थे। और साथ में जोड़ दीजिएगा झंडा समिति भी थे, झंडा समिति के भी मंत्री थे। अगले प्रश्न देखिएगा। तो अगले प्रश्न में है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के जो अध्यक्ष करते हैं तो अध्यक्षता करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। कौन करते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग। क्या? तो योजना आयोग आया था कब? तो 1950 में आया था। 1950 यही चेंज होकर नाम आ गया नीति आयोग। योजना आयोग की जगह पर कौन आ गया? नीति आयोग आया था 2015 में। तो नीति आयोग का भी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा।
अगले प्रश्न में है कि राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशांक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो हम आपको बता देते हैं, राज्य के नीति निर्देशक, समझिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक आर्टिकल 36 से शुरू होता है जो 51 तक है, 36 से 51 तक है। और इसी के बीच में एक आर्टिकल आता है 40 जो पंचायत के स्थापना से लेके है। तो ग्राम के पंचायत के संदर्भ में कौन जाते हैं, तो महात्मा गांधी को दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो आर्टिकल नंबर 40 है और ग्राम पंचायत का स्थापना है। और ये किसके बीच में है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत है जो 36 से 51 के बीच में 40 है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं। तो अध्याय के मतलब भाषा का ही जिक्र कर रहा है, तो 22 भाषा बताए थे। और मूल संविधान में कितना था, तो मूल संविधान का बात करिएगा तो मूल संविधान में था कितना, तो 14। और बाद में कितना जोड़ा गया है, तो 8 जोड़ा गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बताया गया है कि भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी। भारत में एकल नागरिकता है, लेकिन एक दोहरी नागरिकता को जो स्वीकृत किया गया था वो किया गया था तो 2005 में स्वीकृत किया गया था। कब किया गया था, तो 2005 में स्वीकृत किया गया था भारतीय सरकार द्वारा। दोहरी नागरिकता, कौन सा नागरिकता, तो दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत किया गया था, तो 2005 में स्वीकृत किया गया था। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित है। तो हम बताते हैं स्वतंत्रता का अधिकार का अगर हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता का जो अधिकार संबंधित है वो आर्टिकल है 19 से 22 तक। 19 से 22 तक देखिएगा तो इस स्वतंत्रता की से संबंधित है। और 19 में दिया गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और 19 में 1 में दिया गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एक में क्या दिया गया है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एक में क्या है, तो 19 आर्टिकल पढ़िएगा तो 1 सेकंड। एक में 19 से कहाँ तक पढ़िएगा, तो 22 तक, जिसमें 19 में 1 में दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी में आरटीआई फाइल करने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की या पुतला जलाने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। और 2 में दिया है सभा करने की स्वतंत्रता। 2 में क्या है, तो सभा, बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता। और 3 में देखिएगा तो 3 में जो दिया गया है, 3 में देखिएगा तो 3 में है संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। और 4 में दिया है बिना रोके ठोके चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। और 5 में दिया है, 5 में बसने की स्वतंत्रता, 5 में क्या है, तो बसने की स्वतंत्रता। और 6 में दिया है संपत्ति के अधिकार है, जो अब एक मूल अधिकार नहीं रहा, उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, संपत्ति देखिएगा इसको हटा दिया गया, मूल संविधान नहीं रहा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 78 के द्वारा इसको आर्टिकल 300 के कम में रख दिया गया है। और अब यह कानूनी अधिकार बन गया। क्या बन गया, तो कानूनी अधिकार बन गया। अब मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में समझिएगा कि मूल अधिकार है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता है, लेकिन कानूनी अधिकार होता है कि सरकार छीन सकती है लेकिन जनता नहीं छीन सकता है, जनता नहीं छीन सकता है। और 7वां लास्ट जो देखिएगा, वो लास्ट 7वां जो है वो है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आर्टिकल नंबर 19 होगा जो स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। आगे प्रश्न देखा, ये है जो छुआछूत से है अस्पृश्यता, और ये है जो जाति धर्म लिंग, जाति धर्म और लिंग से संबंधित है, जाति धर्म लिंग से संबंधित है। और ये है जो परिभाषा से संबंधित है, परिभाषा से संबंधित है, परिभाषा, ये है परिभाषा से संबंधित है। मतलब A12 है जो अपने आप का एक स्टेट होता है, अपने आप का एक स्टेट होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ। तो आरटीआई कानून 2005 में प्रभावी हुआ था। राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में प्रभावी हुआ। अगले प्रश्न देखिएगा।
88 में है भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं स्पीकर लोकसभा। क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, बस प्रीवियस पेपर में ही रिपीट हुआ है। इसका क्वेश्चन देखिएगा तो ये पूछा गया है 2012 में। पिछला बार देखिएगा तो 2007 या 8-9 के बीच पूछा गया था। तो इसका अध्यक्षता कौन करते हैं? तो स्पीकर लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा था? तो भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का काल सबसे दीर्घतम रहा था, जो 12 साल सेवा दिए थे। कब से कब? तो 1950 से 1962 तक सेवा दिए थे, 1962 तक रहे थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल सबसे क्या रहा? तो दीर्घतम रहा। अगले प्रश्न देखिएगा। 90 में बोला कि किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो मिला था वो मिला था 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और कार्य करना स्टार्ट कब कर दिया था? तो 1993। तो दोनों पूछता है कि बताइए कि पंचायतों का संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992। और कार्य करना स्टार्ट कब कर दिया? तो 1993 से। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं। तो राष्ट्रपति को अगर अपना त्याग पत्र देना रहता है तो देते हैं किनको? तो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। किनको? उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देना रहता है तो किनको जाकर देंगे? तो राष्ट्रपति को देते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितना होता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त होता है 65 वर्ष। कितना होता है? तो 65 वर्ष होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री का अगर बात करिएगा तो थे वल्लभ भाई पटेल। और इनको 1928 में सरदार की उपाधि दिए थे। कहाँ? तो बारदोली सत्याग्रह के महिलाओं ने सरदार की उपाधि दिए थे किनको? वल्लभ भाई पटेल को। अगर जवाहरलाल नेहरू का बात करिएगा तो जवाहरलाल नेहरू को 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और यहीं पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। पूर्ण स्वराज की मांग किए थे कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? मतलब कौन सी योग्यता अवश्य नहीं है? तो भारत के नागरिक होना चाहिए, तो ये सही है। 35 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए, तो ये भी सही है। लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, तो ये गलत है कि लोकसभा के सदस्य नहीं होना चाहिए। और कोई लाभकारी पद का अधिकारी ना हो, तो ये भी सही है। अगर मतलब इसका राइट आंसर होगा 3। ये योग्यता में नहीं है कि लोकसभा के सदस्य होना चाहिए, तो ये योग्यता में नहीं। बाकी 3 है। भारत के नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए और कोई लाभकारी पद का अधिकारी नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न बोला है शारदा अधिनियम संबंधी था। तो अगर शारदा अधिनियम का हम बात करते हैं तो जो शारदा अधिनियम संबंधी था वो बाल विवाह से था। शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? तो बाल विवाह से संबंधित था। लेकिन एक पूछ लेता है सती प्रथा का अगर बात करिएगा तो सती प्रथा जो था उस सती प्रथा को हटाया था 1829 में। 1829 में हटाए थे विलियम बेंटिक ने हटाए थे। लेकिन सहायता कौन दिए थे? तो राजा राम मोहन राय ने उनको सहायता दिए थे। तो हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा को अंत हुआ था। अगर राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे। 1828 में 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना किए थे। और आत्मीय सभा की भी स्थापना किए थे कौन? तो राजा राम मोहन राय। हिंदू कॉलेज की भी स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय। अगर हम बात करते हैं हिंदू कॉलेज का तो राजा राम मोहन राय हिंदू कॉलेज की भी स्थापना किए थे। राजा राम मोहन राय हिंदू कॉलेज के भी स्थापना किए थे। कब? तो 1817 में किए थे। अगले प्रश्न देखिएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा बाल विवाह हो जाएगा। क्या होगा? तो बाल विवाह से शारदा अधिनियम जुड़ा हुआ है। किससे? तो बाल विवाह से। अगले प्रश्न देखिएगा।
96 में प्रश्न है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में देखिएगा तो यह पूर्ण रूप से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, तो नहीं कह सकते, पूर्ण रूप से ब्रिटिश पर आधारित नहीं है। यह भारत सरकार के एक्ट 1935 के आधार पर केवल बनाया गया है, तो केवल शब्द लगा दिया है, तो ये भी गलत है। यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण है, तो ये सही है कि यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण है। और यह मौलिक अधिकार है, तो ये न कह सकते कि यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण है, जिसे हम एग्जाम्पल बताते हैं कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। उसी तरीक़े से मौलिक कर्तव्य का बात करिएगा तो रूस से लिया गया है। तो इसी तरीक़े से मिश्रण है सभी का। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न है कि सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति निहित होती है। तो सरकार के संसदीय रूप का अगर बात करिएगा तो सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है। तो ये होती है मंत्रिपरिषद, जिसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, तो यह राज्य की वास्तविक शक्ति इसी में निहित होते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है कि शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हम बात करते हैं कि सोशलिस्ट शब्द जो था वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, तो इसका मुख्य कार्य क्या था। तो अगर मुख्य कार्य का बात करिएगा तो आर्थिक और राजनीतिक रूप से, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में असमानता की समाप्त करना, मतलब इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो आर्थिक से कमज़ोर है या राजनीतिक से, तो उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो उसको खत्म करना था। आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करना था, असमानता को समाप्त करके समान लाना था। अगर हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें तीन जोड़ा गया था। एक जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष, एक है समाजवादी और अखंडता। ये तीन शब्द जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में है 99 में, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया और अपने अभ्यास करने के लिए दंडनीय है। तो छुआछूत का बात करेगा। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का आर्टिकल नंबर होता है कितना, तो 17 होता है। आर्टिकल नंबर 17 है। अगले प्रश्न देखिएगा 100 में बोला है कि कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही चला सकता है। तो देखिए, भारत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का अगर बात करते हैं तो महाभियोग राज्यसभा भी चला सकता है, लोकसभा भी चला सकता है। तो इसमें होगा कि संसद के कोई भी सदन ला सकता है, कोई भी। केवल लगा दिया गलत हो जाएगा, राज्यसभा केवल नहीं हो सकता है, कोई विधानसभा ही नहीं लाता है। तो संसद के कोई भी सदन, तो संसद के कोई सदन का मतलब लोकसभा भी ला सकता है और राज्यसभा भी ला सकता है। तो महाभियोग कार्यवाही दोनों चला सकता है। संसद के कोई भी सदन हो, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, महाभियोग की कार्रवाई चला सकता है। 100 हो गया है दोस्त। ये सेशन यहीं रहने देते हैं। ये सेशन देख के आपको कैसा लगा, अपना एक कमेंट में ज़रूर राय दें, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर राय दें कि इससे आपको फ़ायदेमंद मिल रहा है कि नहीं। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।